अब देखो, जब उपन्यास की बात आएगी, ठीक है, तो अक्सर होता है कि जो अंग्रेजी का नोवेल है और हिंदी का उपन्यास है, दोनों को समान समझा जाता है, बट ऐसा है नहीं। हाँ, एक सेकंड रुकना। सर इस पर भी थोड़ा बात कर लिया जाएगा, जैसे कथानक हो गया, कथा हो गया, थोड़ा थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। हम्म, पता है थोड़ा सा भी, इसको भी थोड़ा ले लेते तो अच्छा रहता सर। एक सेकंड रुकना। देखो, अब हम आ गए हैं 19वीं शताब्दी। शताब्दी समझते हो कब का है? जैसे देखो, टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब हम बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं 1918 से छायावाद में, और हम मोस्टली द्विवेदी युग भी समझ चुके हैं। लेकिन अगर एक तो बार, हाँ बोलो। इसका क्या टाइम, उपन्यास का सर टाइम क्या रहेगा इसका? उपन्यास लिखे जाने लगे थे 1870 से, मतलब कहानियों से भी पहले मान लो उपन्यास लिखे जाने लगे थे। जैसे हिंदी कहानी की कसौटी देखते हैं ना, तो उपन्यास बहुत पहले से लिखे जाते थे। और अगर आप यूरोप से जाओ या फिर पाश्चात्य साहित्य में जाओ, तो उपन्यास और बहुत पहले के। लेकिन जब एक, जैसे आप बता रहे हो कि तत्वों की बात करें, जैसे कथानक हो गया, कथानक को ही कथा वस्तु बोल सकते हैं, क्योंकि देखो, दोनों चीजें लगभग समान होती है। अगला एक उद्देश्य होता है जो उपन्यास के लिखने के लिए, और मूलतः जो लोग समझते थे या फिर जो रचनाकार समझते थे, वो उपन्यास के उद्देश्य, क्या उद्देश्य रहता था? यथार्थता के साथ हम जो भी चीज लिखेंगे, जिस भी तरह का एक लंबा प्रोज, प्रोज मतलब गद्य की एक लंबी विधा समझ सकते हो। एक बड़ा प्रोज सदियों से पाठक को मोहित करता है। और जैसे हम कल हम समझ रहे थे जब नाटक को, तो एक बात मैंने बोली थी कि आगे समय में जाकर जब हम बढ़ते रहते हैं ना, तो नाटक हालांकि है दृश्य काव्य, जिसे लोग देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन जो फेमस हुआ, क्या फेमस हुआ? उपन्यास फेमस। कारण क्या होगा, सोच के देखो कि नाटक उतने फेमस नहीं हुए जितना इंसान देख सकता है उसे, महसूस कर सकता है। उपन्यास ज्यादा फेमस हो गए, ऐसा क्यों हुआ होगा? सर इसमें ये हो सकता है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपने सर बताया, इसमें कथानक, हम्म। देखिए सर नाटक में सर कथानक नहीं होता था उतना अच्छा से, चरित्र नहीं होता था, जैसे को तैसे बोला जाता था, कोई उसमें थी नहीं थी। दूसरा सर, और उपन्यास को सर विकसित होने का उपाय सर देखते हो, कथानक था, कथा वस्तु था, उद्देश्य था, चरित्र योजना था, भाषा शैली थी, संवाद योजना था, और देश का वातावरण था। तो इस आधार पर सर देख। देख, छोड़ो, ये ये हो गया तत्वों के आधार पर। मैं तत्वों के आधार पर पूछना नहीं चाहता। और अगर बात की जाए नाटक की, तो नाटक में भी तत्व होंगे, कथानक नहीं होगा तो नाटक बनेगा ही। जो दूसरी बात है, एक सवाल सबसे फेमस सवाल है कि जो उपन्यास है, जैसे समझो कहानी जो है गरीबों के लिए लिखी जाती है, या फिर जो महाकाव्य वगैरह है उच्च वर्ग के लिए, वाङ्मय हो गया उच्च वर्ग के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन जो उपन्यास है, इसकी मूल ऑडियंस, ऑडियंस मतलब पाठक वर्ग समझ लो, मूल ऑडियंस मध्य वर्ग हो गया। अब सोचो, मध्य वर्ग का जीवन कैसा? भाग दौड़ भरी जिंदगी वाला, या फिर कैसा जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, या फिर कैसे ना कैसे चला रहा है। चाहे आप 1872 या 82 से लेके चलो, कि पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु, थोड़ा और आगे बढ़े, तो एक इंसान जब पूरा दिन सर खपा रहा है या पूरा दिन काम कर रहा है, तो रात में अगर उसे आराम होगा या फिर मनोरंजन की चीज चाहिए, तो उस समय हर वर्ग के लिए टीवी होना, टेलीविजन होना, रेडियो वगैरह हो, इतना आसान तो था नहीं। उनके लिए क्या आसान था कि अगर वो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो उसके लिए पुस्तक का होना आसान था। तो कहानियां उसने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन कहानियों में अब उसको उतना
रमता नहीं था, क्योंकि जिंदगी कहानियों की तरह कभी नहीं होती। जिंदगी तो एक उपन्यास की तरह होती है ना, चलती जाती है। कहानी तो कभी 600 शब्दों में खत्म हो जाएगा, कभी आधा अधूरापन लिए हुए खत्म हो जाएगा, की कुछ और विशेषता निकल के आएगी। लेकिन जब बात करते हैं उपन्यासों की, तो उपन्यासों ने मध्यवर्गीय जीवन को एक चीज दी। चाहे वो उस त्रासदी भरे जीवन से निकलने की बात हो, चाहे मनोरंजन परक उपन्यास देने की बात हो, या फिर चाहे जिस भी प्रकार की उसे सुख सुविधा या फिर आनंदातिरेक या फिर विरेचना विरेक देने का प्रयास। तो इस कारण उपन्यास नाटकों से भी ज्यादा देखे। आप सोच के देखो, आपने आज 50 रुपए कमाए, ठीक है, मतलब 1890 की बात कर रहा हूँ। 50 रुपए कमाए हैं, और पूरा दिन खपाने के बाद सोचो, नाटक चल रहा है दोपहर को 2 बजे से रात को 7 बजे तक, और आपको पता है कि अगर मैं नाटक देखने गया तो मैं बहुत सारी चीजें खो दूंगा, या फिर बहुत सारा मेरा काम अधूरा रह जाए। तो इस कारण जो उपन्यास है थोड़े ज्यादा फेमस है। अब ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। यूरोप में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में इसका लेखन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर का विकास कर दिया गया था। भारतीय भाषाओं में उपन्यास सीधे सीधे आधुनिक काल की देन है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी से होती है। आगे पीछे सभी भारतीय भाषाओं का मतलब कि बंगला भी, उर्दू भी, गुजराती साहित्य में भी, हर साहित्य में आपको मिलेगा। और मूलतः बंगाल में ये काफी जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि बंगाल में जो लोग थे, जैसे अंग्रेजों का मेन एरिया क्या था, बंगाल था, क्योंकि उन्हें पता था बंगाल थोड़ा फेमस है। तो बंगाल में उपन्यास आना शुरू हो गए थे। जब उपन्यास आना शुरू हो गए थे, तो उनका लिखना भी तो आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अंग्रेजों के आने के साथ साथ कई काम, समाज की आर्थिक संरचना थोड़ी बदली, जैसे जमींदारी हो गया, महाजन, किसान, मजदूर। अब एक ऐसा वर्ग बनेगा, आप कहानी वाले वर्ग को अलग कर दो, आप महाकाव्य वाङ्मय वाले वर्ग को अलग कर दो। अब जो एक ऐसा वर्ग बनता है जो मजदूर वर्ग है, या फिर सर्वहारा वर्ग है, जो जैसे नए वर्ग संबंध, उसके सामने समस्या है। एक समस्या तो बाहरी चल रही है कि मेरा उत्थान नहीं हो रहा है, जैसे टूटना कहानी से लेके चलो। टूटना कहानी में एक समस्या ये चल रही है, नायक है, चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जो निम्न वर्ग है या सर्वहारा वर्ग है, उससे पूंजीपति वर्ग में बदल जाऊं। लेकिन दूसरी ओर उसकी कहानी चल रही है टूटना जैसे, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, या फिर यथार्थता जो है वो और करीब से। तो एक के लिए, मान लो आप गरीब हो, तो आपके लिए तो सामने दिख रहा है सल्यूशन। क्या दिख रहा है? काम करूंगा तो बेहतर आमदनी होगी। लेकिन जो दूसरी समस्या थी, उसकी मानवीय या फिर अंतर्द्वंद की समस्या, नए वर्ग के संबंध की समस्या, समस्याओं का हल हो नहीं पा रहा था। तो जब बात आती है कि नई शिक्षा शिक्षा पद्धति लागू हुई, और उसी के साथ अंग्रेजी शिक्षा भी शुरू हो गई, इंसान अंग्रेजी सीखना जान गया। तो सोचो, 18वीं शताब्दी में एक चीज आपके पास 18वीं शताब्दी से आ गई। आप थोड़ा सा चंद्रकांता संतति उपन्यास को रिलेट, जैसे चंद्रकांता संतति लोग कैसे पढ़ते थे? एक इंसान अगर हिंदी जानता है तो बैठेगा, ठीक है, और बगल में दो तरफ लोग घेरा बना के उसको सुनेंगे। तो वैसे ही उस समय में जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू हुई, तो ये मध्य वर्ग जो था, ये मध्य वर्ग, जैसे स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए जाने लगे, और स्त्रियों से संबंधित पत्रिकाएं, उपन्यास आदि सब निकाली जाने लगी। इसी से होता है उपन्यास का उदय। और मेन कारण क्या था? आप नाटक देखने तो जा नहीं सकते, आप कहानियां पढ़ रहे हो, पर कहानियों में अभी भी आदर्शवादी लक्षण हैं। पर आप जब उपन्यास के करीब जाते हो, हालांकि आदर्शवादी लक्षण जरूर है, लेकिन जब बात आती है संबंध की, प्रेम संबंध की, तो वहां रोमियो जूलियट जैसे उपन्यास, फिर वार एंड पीस जैसे उपन्यास आपको दिखेंगे, जहां पे वो
त्रासदी और विवेचन का भाव अरस्तु के नाटकों में पहले से ही आ गया था। लेकिन भारतीय, जैसे कल ही मैंने बताया था, भारतीय शैली में ये जयशंकर के समय पे आता है। और जयशंकर का समय कब है? 1900, मान लो 18 से 1936 के आसपास। लेकिन अभी भी हम उपन्यास के उसी दौर में, 1882। अभी भी ये नाटकों में, कहानियों में विरेचन त्रासदियां नहीं आई हैं जो मानव मन के मनोविकार को मन करा पाए। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले एक उपन्यास लिखा जाता है। हालांकि उसको उपन्यास की श्रेणी में, जैसे प्रथम उपन्यास का नाम होता है, तो ऐसे उसको नहीं कहते। उसके लिए विवाद होता है। पंडित गौरी दत्त होता है, उन्होंने एक कहानी लिखी, या फिर उसको नाम ही दिया कहानी, हालांकि था वो उपन्यास। उनको भी नहीं पता था उपन्यास एक अलग विधा है। जैसे नोवेल और उपन्यास दोनों का अलग अर्थ होता है, लेकिन लगभग वही माना जाता है। गौरी दत्त ने एक कहानी लिखी, देवरानी जेठानी की कहानी। लेकिन ये कहानी थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, और इसको आप उपन्यास की अगर संज्ञा देना चाहो, कि उपन्यास नाम से आप पढ़ना चाहो, तो काफी अच्छा उपन्यास था। 1870 में लिखा गया। फिर आए मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय, तो इन्होंने लिखा बामा शिक्षक 1872 में। श्रद्धाराम फुल्लौरी आए, भाग्यवती लिखा 1877 में। लेकिन फिर भी अगर तो की मानो कि आचार्य शुक्ल क्या बताते हैं, या फिर भारतेंद्र ने लिखा कि जो उपन्यास होता है ना, उपन्यास की विषय वस्तु में ऐसा होना चाहिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मतलब कुछ जग ने उसे महसूस कराया है, जो खुद अपने आप महसूस हुआ है। तो भरतेंद्र कहते हैं उपन्यास, अ, एक अधूरा उपन्यास भारतेंद्र ने भी लिखा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और उनका सिर्फ शीर्षक नहीं है, उनका शीर्षक उपन्यासों की कथा वस्तु को भी स्पष्ट करता दिखता है, कि हाँ, उपन्यासों की जो पृष्ठभूमि होने वाली है लगभग ऐसी ही होने वाली। तो ये सारे उपन्यास आसपास आ रहे थे। ठीक है। अब बात आती है कि पहला उपन्यास, तो भागवती जो था 1887 का था, तो इसको मान नहीं सकते। लेकिन देवरानी जेठानी की कहानी को मैं उपन्यास की श्रेणी में क्यों ना रखूं, और मैं 1882 का परीक्षा गुरु है श्रद्धाराम फुल्लौरी का, इसे क्यों रखूं, शामिल करूं। तो जैसे आपने बोला, कथानक की सर बात आती है। एक और बात इसमें, हाँ, सर कि परीक्षा गुरु को क्यों सर प्रथम उपन्यास मान सकते हैं, किस आधार पर? क्योंकि इससे पहले भी उपन्यास लिखे गए थे। देखो, जब बात आती है परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु में जैसे लक्षणों की बात करते हैं कि लाभ क्या मिलते हैं, तो अधिकांश विद्वान क्या बोलते हैं कि भागवती और परीक्षा गुरु, दो उपन्यास, एक भागवती और एक परीक्षा गुरु, इन पे मत। तो लाला श्रीनिवास द्वारा जो रचित है परीक्षा गुरु, इसको मान लो। तो इस उपन्यास में दिल्ली में एक सेठ मदन मोहन की कहानी बताई गई है। समझना, कहानी मैं बताऊंगा, उससे भाव समझना। सेठ मदन मोहन दास है, जो कुसंगत के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है। ठीक है। फिर एक मित्र के प्रयास से इसकी स्थिति बेहतर होती है, जैसे नई शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, साथ ही साथ भाषा भी अच्छी है, संवाद योजना भी अच्छी है, उद्देश्य भी अच्छा है कि आप गलत दिशा पे मत जाओ, फिर आप भटको मत। तो ये सारी चीजें हमको दिखती हैं कि जो ये अपना परीक्षा गुरु उपन्यास है ना, इसमें शामिल है। लेकिन भाग्यवती की बात करें, तो ना तो उस स्तर पर आपको ये मिलेगा कि ये जो कथानक है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको आदर्शवाद का जो मुखौटा है पूरी तरह से दिखेगा। लेकिन जो परीक्षा गुरु है, इसमें यथार्थता है, और यथार्थ के साथ आदर्शोन्मुखी यथार्थ दिखती है। तो कसौटियों के आधार पर अगर देखें, तो हम कह सकते हैं परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। समझे, या फिर तर्क दूं? और तर्क दे, वो तो समझ में आ गया। तर बताया कि आदर्श यथार्थवादी इसमें विचार सीधे झलकते हैं, तो ये हो सकता है कि ये उपन्यास माना जा सकता है। दूसरी बात, जैसे समझो कि मान लो आप 1750 के हो, ठीक है, और आपने एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास लिखा, लेकिन वो उपन्यास छपा ही नहीं।
वो सिर्फ उपन्यास आपके पास है। तो यही कारण है कि बहुत से उपन्यास पहले भी लिखे गए, लेकिन उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो लेट का है, मतलब परीक्षा गुरु के बाद का है। और परीक्षा गुरु तो शायद 1880 में लिख गया था, लेकिन प्रकाशन टाइम से हो गया 1882। लेकिन जो भाग्यवती वगैरह है या फिर और उपन्यास है, उनका प्रकाशन वर्ष में थोड़ा सा लगता है अनिश्चितता है, या फिर क्लियरिटी नहीं है, उतनी स्पष्टता नहीं है कि हम कह सके कि यही टाइम था। ठीक है, एक कारण तो ये हो। और दूसरा कारण मैंने बताई कि एक उपन्यास आप मनोरंजन के लिए लिख रहे हो, या फिर आप उपन्यास को कहानी में कथानक को सिर्फ आदर्शवादी दिखा रहे हो। और दूसरा कि जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास में आपको कसौटियां मिलती है, जो तत्व है उन तत्वों की परस्पर जो बिखराव होता है या फिर परस्पर बांटना होता है, वो सारी चीजें दिखती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना। ठीक है। जी सर। अब सर बात की जाए कि, हाँ बोलो। पश्चिमी अथी देखे थे सर, पश्चिमी रूप को देखे तो वहां पर सिर्फ मनोरंजन की उपन्यास सिर्फ मनोरंजन की चीज थी। इसलिए उस समय उपन्यास उस तरह विकसित विकसित नहीं हो पाए, जिस तरह आज वर्तमान में भी प्रेमचंद के जैसे परीक्षा गुरु है वो दिखते हैं। देखो, अगर हम कहना चाहें कि पश्चिमी जो साहित्य है सामाजिक समस्याओं को खरा नहीं दिखाता, मानवीय समस्याओं को ज्यादा दिखाता है, या फिर उसमें एक फीकापन होता है, या फिर सोच के देखो, जो नोवेल है और उपन्यास है, हालांकि प्रभाव से ही जन्मा है, पर नोवेल और उपन्यास का सटीक अनुवाद नहीं है। नोवेल थोड़ी अलग चीज होती है, उपन्यासकार बोल दोगे आप उसको ट्रांसलेट करके, लेकिन जैसे बॉलजॉक हो गए, टॉलस्टॉय हो गए, बहुत से महान उपन्यासकार हैं, और इन्हीं से कुछ ना कुछ सीखकर हमारे उपन्यासकार थोड़ा बेहतर करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि पश्चिमी में ऐसा नहीं हुआ था, तो उनकी सीमाएं थी, या फिर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पीछे एक कारण था। और कारण ही उस चीज को दिखाता है कि आप यथार्थता को इस तरह से नहीं ले जाते, या फिर जो सामाजिक यथार्थ है उसका चित्रण नहीं करना उचित समझते। तो वो सारी बातें तो बात की हैं, उसको कुछ खास इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे नहीं। ठीक है, आगे बात जी करें। सर। जी सर। अब टाइम बढ़ा तो एक आध तो मिल जाएगा आपको। उपन्यास लिखना नॉर्मल बात नहीं है, ये मेहनत की बात है। ठीक है, अब मेहनत की बात है तो बिना कोई अध्ययन के या फिर बिना कोई सलीके के आप उसको लिख नहीं सकते। तो जब समय बीता और कुछ कसौटियां बनी, जैसे क्या क्या कसौटियां, सामंतवाद का ह्रास होने लगा, पूंजीवाद सभ्यता थोड़ा जन्म लेने लगी, आधुनिक मध्य वर्ग का, जैसे आप सोच के देखो 1947 से पहले या फिर और पहले चले जाओ, लगा कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आजाद हो जाएंगे, हमारे ऊपर ज्यादा ब्रिटिशर्स का उतना कब्जा उस आधार पर था जरूर, पर कह सकते हैं कि मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो अब अपनी कमाई से कमा रहा है और जीवन यापन कर रहा है। उसका ना तो बहुत बड़ा उद्देश्य है कि, मतलब वो लाइन होती है ना कि ना तो वो मर रहा है ना तो वो जी रहा है। तो जब आधुनिक मध्य वर्ग का उदय हुआ तो उसके लिए कुछ चीज चाहिए। अब वो कहानी, छोटी मोटी कहानियां पढ़कर कब तक मन बहलाए, उसके लिए तो कुछ अच्छा चाहिए। और महाकाव्य भी पढ़ने जाएगा तो महाकाव्य ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ एक सटीकता चाहिए थी, या फिर कुछ एक अच्छी चीज चाहिए थी जिसके कारण उसका मन बहल पाए और मूलतः विरेचन हो पाए। मुद्रण कला का विकास हुआ, मतलब जो पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर टाइप राइटिंग है, का विकास होगा। अब इसका विकास हो गया तो उपन्यास थोड़ा जल्दी जल्दी विकास होने लगा। और उसी दौर पे फिर आपको बहुत सारे उपन्यासकार मिलेंगे, प्रेमचंद उस कसौटी के मुख्य उपन्यासकार। हालांकि थोड़ी बात करते हैं हम सामंतवाद का ह्रास कैसे। जैसे देखो, अ, सामंतवाद की संरचना के भीतर महाकाव्य या विशेष प्रकार के चरित्र का, जैसे महाकाव्य ले लो, ठीक है।
अब महाकाव्य जो है, या तो भगवान राम पर लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर महाकाव्य जो है कोई चरित्र काव्य होगा, किसी बड़े विशेष इंसान पर लिखा जाएगा, है कि नहीं? आपने कभी देखा है कि चिंटू पर महाकाव्य लिखा गया है? कभी सुना है? क्योंकि सर उनके चरित्र अच्छे नहीं थे, और राम के चरित्र जो थे बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, और मनवाता के रूप में बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको उन पे लिखा गया है। हाँ, मतलब उपन्यास के नायकों की ये प्रासंगिकता नहीं है कि उपन्यास का नायक धीरोदात्त हो, धीर भीर हो, धीर ललित हो, धीर गंभीर हो। उपन्यास के नायकों की ये प्रासंगिकता नहीं। तो सामंतवाद का जब हास होने लगा, मतलब हर इंसान में बुराई दिखने लगी, बुराई मतलब अच्छाई और बुराई का अनुपात जब उसमें दिखने लगा, मतलब सामंतवाद का हास होने लगा। और सामंतवाद का हास होने लगा तो महाकाव्य की जो पहली कसौटी है, क्या पहली कसौटी है? जो नायक होगा धीरोदात्त होगा, धीरवीर होगा, गंभीर होगा, या फिर लास्ट में उसकी विजय होगी। तो जब नायक की विजय हो ही नहीं रही, नायक हार जा रहा है, तो महाकाव्य क्यों ही लिखे जाएंगे? तो एक चीज तो हमें ये समझ आती है कि सामंतवाद का जब ह्रास होने लगा, या फिर एक नए दौर का जन्म हो गया, तो वहां पे उपन्यासों का उदय होना थोड़ा जरूरी होगा। अब उपन्यास की ये विशेषता नहीं है कि नायक जो है वो धीर वीर धीर गंभीर हो, ये उपन्यास की विशेषता है। तो पहली चीज ये हमें समझना है। दूसरी बात, पूंजीवादी सभ्यता का आना। पूंजीवादी सभ्यता समझते हो? जी सर। जैसे कि पूंजीवादी में, बताओ क्या। सर जैसे पूंजीवादी में ये हो सकता है कि जैसे पूंजी के आधार पर इन लोगों का विकास होने लगा, मध्य वर्ग का, और वो अपने कमाने लगे, और नए नए उद्योग भी खुलने लगे, ये भी हो सकता है सर। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपको कोई कैरेक्टर बताना है, ठीक है, जैसे गोदान उपन्यास आपने पढ़ा है, तो आपको अगर राय साहब को बताना है, तो राय साहब जैसा कैरेक्टर आपको बनाना पड़ेगा उपन्यास के लिए, ठीक है। तो जब सभ्यता का उदय होता है, तो एक बात है ना कि महाकाव्यों में जो खलनायक है वो भी बड़ा विशेष है, वो भी छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जैसे पूंजीवादी लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? दिखते तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कुकुरमुत्ता कविता पढ़ी होगी निराला की, उसमें जो गुलाब है दिखता तो बहुत अच्छा, लेकिन वास्तव में वो है अच्छा नहीं। तो वही कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, जो पाई खुशबू तूने रंगो आ, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। मतलब तुम अच्छे तो हो, लेकिन तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारे कारण नहीं है, ये हम गरीब हैं या फिर हम बुरे हो गए इसलिए तुम अच्छे हो पाए। एक चीज तो ये। दूसरी बात, आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखो, ध्यान दो, जो राय साहब हैं उपन्यास गोदान उपन्यास के मेन कैरेक्टर या फिर खलनायक, आप उसको उनको बोल सकते हो कि वो खराब कैरेक्टर है? मतलब अगर पढ़ के देखो तो क्या समझ आता है कि वास्तव में वो खल पात्र है? नहीं, थोड़ी थोड़ी तो लगता है सर, लेकिन वैसे जिस आधार पर सर कहते। देखो, हाँ, गहराई पे तो लगता है, लेकिन जैसे देखो, रावण को ले लो और खल पात्र, या फिर कहें कि आपको ले लो, हालांकि ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए पर करो, रावण को ले लो और राय साहब को ले लो। रावण को पढ़ के या फिर रामचरित महाकाव्य पढ़ के साफ साफ दिखेगा कि जो ये वर्ग है, ये खराब वर्ग है जो मेरे नायक को हिंसा या फिर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगा, वो इशारों के माध्यम से ही या फिर प्रतीकों के माध्यम से ही समझ आएगा कि जो पूंजीवादी वर्ग है, आदि वर्ग है, तो इसने ही इस सभ्यता का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अब रैल्फ फ्लॉक्स कहते हैं, रैल्फ फ्लॉक्स का कहना है कि उपन्यास विश्व की कल्पना प्रसूत संस्कृत को बर्जुआ अथवा पूंजीवादी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन है। पूंजीवादी सभ्यता ने जो एक विशेष चीज दी, तो साहित्य रूप में, मतलब सिर्फ कैरेक्टर के रूप में नहीं, उसने वो चीज प्रदान की, जैसे वर्णात्मक विवरण के आधार पर, मौखिकता के आधार पर,
या फिर कहें कि हर आधारों पर उसने थोड़ा एक विशेष आधार दिया। अगली बात, आप बताओ इसको कि आधुनिक मध्य वर्ग का जो उदय है, तो उसने कैसे महाकाव्यों के उदय में महत्व या फिर योगदान दिया होगा। हेलो। बताओ। थोड़ा आपसे सर बताए, थोड़ा जो आवाज आ रही मध्य थी तो। वर्ग है, मैं पूछ रहा हूँ जो मिडिल वर्ग है, मिडिल मध्य वर्ग, तो इसके उदय ने कैसे उपन्यास की भूमिका। एक तो मैंने बता दिया कि अब इसको मनोरंजन के लिए कुछ चीज तो चाहिए, तो मार्केट में ऐसी चीजें आना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात बताओ। दूसरे, ये सर ध्वंस से, दूसरी बात ये हो सकता है ध्वंस से गुजर रहे थे, और अब ये हो सकता है ये दूसरे ध्वंस से गुजर रहे थे, तो इनको कुछ पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे कहानी जैसे बताए उपन्यास, तो इनको इनको कुछ और इनको और आगे बढ़ने का सर मौका मिला, और जैसे कि मध्य वर्ग में सर बता रहे थे कि आगे बढ़ने का मौका मिला, तो थोड़ा सा ये विकसित हो गए, तो उतने अच्छे अंदाज में नहीं बता। हाँ, देखो, पहली बात, मध्य वर्ग अगर है वो शिक्षित वर्ग है, ठीक है। दूसरी बात, जो आप बता रहे हो संवेदना है, पीड़ा है, अंतर्द्वंद है, मनोविकार है, कष्ट है, या फिर प्रताड़ना है, अंतर संबंधों का टूटना है, अजनबीपन है, अकेलापन है, और बहुत सारी चीजें, जितनी भी तरह की विद्रूपताएं हैं, समस्त विद्रूपताओं को अगर आप उपन्यास का आधार देते हो और उपन्यास को एक कथानक के आधार में उस चीज को लिखते हो, जैसे किसान की समस्या है, अब तक लिखी नहीं गई है, या फिर जो एक शहर का इंसान है, जैसे अज्ञे की, शेखर एक जीवनी, अज्ञे जो अज्ञे का शेखर है, तो उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा। जो मनु भंडारी है, तो आपका बंटी, बंटी के बारे में किसी वर्ग ने नहीं लिखा। तो इस वर्ग के लिए लिखना एक जरूरी बात हो जाती है। और दूसरी बात, जब आदम गौरवी की कविता से इसको हम समझें, जब तुम कभी इतिहास लिखोगे तो क्या उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे। तो इतिहास का मतलब सिर्फ इतिहास नहीं, साहित्य भी तरह से सामाजिक स्तर पर इतिहास होता है। तो अभी तक मुझे ऐसा कोई साहित्य नहीं मिला, उसमें या तो राजाओं की समस्या दिख रही थी, जहां पे दिख रहा था कि जो राजा जयसिंह थे उनकी समस्या दिख रही थी। एक जो और बड़ा वर्ग था, 84 वैष्णव की वार्ताएं, वो वर्ग हो गया। या फिर 84 महापुरुषों का महापुराण, या फिर रामायण लिखा जाता था, या फिर पद्मावत, राजा रतन सेन की कहानी लिखी गई, या फिर पद्मावती की कहानी। अभी ये जो मध्य वर्ग है, जो प्रजा मान लो, तो उनके लिए ना तो कोई कहानियां थी, ना तो कोई उपन्यास था, ना ही कोई महाकाव्य था, और ना ही कोई कविताएं थी, और इन सबको मिला के अगर कहो तो ना ही कोई साहित्य इतिहास सामने मिल पाता था। इस स्तर पर कहें तो ये जरूरी हो गया था इनकी समस्त संवेदनाओं को, जितनी भी प्रकार की दुर्बलताएं हैं, या फिर एक मनुष्य सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है, उसका चरित्र उसका चरित्र दुर्बलताओं से भरा हो, तो सब कुछ मिल गया, ठीक है। अगला जो स्टेप है उसकी बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है। भरतेंद्र की, या फिर कहें महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, पत्रिका का क्या नाम था, सरस्वती पत्रिका हो गई, हिंदी प्रदीप हो गई। पत्रिकाओं का विकास एक, और दूसरा टाइपराइटर का या फिर मुद्रण कला का विकास होना, यहाँ पे अब इस चीज को और बढ़, जैसे कहानी के लिए आपके पास सीमित पन्ने लगेंगे। मतलब अगर 500 600 या फिर 10,000 कहानियों की प्रतिलिपि बनानी है, और एक कहानी के लिए आपको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको 5 पेज की कहानी है, 50,000 पेज लिखने पड़ेंगे। जैसे ही टाइपराइटर का विकास हुआ, आपको स्वयं नहीं लिखना पड़ेगा, आप उस चीज को विकास कर सकते हैं।
हालांकि कहानियों का उद्भव थोड़ा जस्ट एक दशक बाद होता है, या फिर आसपास ही मानो। और 1908 में सोजे वतन से प्रेमचंद ने शुरू किया। उससे पहले प्रेमचंद वो सब आते हैं। लेकिन इसने थोड़ा, आप सोच के देखो कि अगर हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो हम नोट्स बना के ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, या फिर हम तुरंत प्रिंट निकालें और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते प्रिंट निकाल कर हैं। सर तो ज्यादा बेहतर आसान समझ सी सकते। बात होगी। हाँ, तो सारी चीजें। अगली बात, सर नए पाठक वर्ग का बोलो। ये भी एक तुलना कर सकते हैं कहानी और सर उपन्यास में कि जो कहानी सी सर नु वो छोटी पड़ जा रही थी और उपन्यास को लिखना बहुत जरूरी हो गया था। और सर यहाँ पर आपने सब जैसे बताया कि उपन्यास कहानी के बाद आई, तो सॉरी सर, उपन्यास पहले आया उसके बाद कहानी आई। तो उपन्यास इसलिए सर पहले आया क्योंकि ये देख सके मध्य वर्ग की ये जो कमियां हुई थी, जो नए 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 चीज़ों को सीखना चाह रहे थे वो विकसित हो गए थे, तो उनको बड़ी बड़ी चीज़ों के नॉलेज चाहिए था क्योंकि कहानी छोटी पड़ जाती पढ़ने में और थोड़ा ज़्यादा हो जाता, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़ा होना चाहिए तो उसमें मर्म हो गया, यथार्थ के रूप में देखने लगे कैसे कैसे काम चल रहा है, कैसे कैसे जीवन चल रहा है और उनकी भाषा कैसी है ये भी दिखने लगा, शैली कैसी है और और साहित्य कैसे विकसित हो रहा है ये देखने को मिलता है। तो इसलिए उपन्यास को बेहतर माना जा सकता है सर। और ठीक है, अब सीधे हम बात करते हैं उपन्यास के विकास की, और फिर खत्म करते हैं। देखो, हिंदी उपन्यास का विकास, ये जब हम नाटक को पढ़ रहे थे, उसमें समझ आया कि जयशंकर ने नाटकों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। और पृष्ठभूमि तैयार करना मतलब भारतीय शैली भी, विदेशी शैली, सुखांत और दुखांत। बहुत सर नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब आ रही है सर बस। जैसे जयशंकर प्रसाद ने एक पृष्ठभूमि दी थी नाटकों के लिए, तो वैसे ही उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने एक पृष्ठभूमि तैयार की। और पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, आप सोच के देखो, जयशंकर प्रसाद से थोड़ा रिलेट करना। जयशंकर प्रसाद क्या करते हैं, जो अभी तक जो भारतीय नाटक लिखे जाते हैं, तो उन भारतीय नाटकों में क्या होता है, अंत जो होगा सुखांत होगा। क्यों अंत सुखांत होगा, आप रामचंद्र गुणक की परिभाषा से ले लो कि नाटक क्या है, नाटकों से हृदय का जो है आनंदातिरेक होगा। आनंदातिरेक मतलब आनंद की अनुभूति हो गया। लेकिन जो फारसी शैली होती है, या फिर जब फारसी शैली में आप आते हो, तो वहां पे जरूरी नहीं है केवल आनंदातिरेक हो, वहां पे आप सुख दुखात्मक दोनों का अनुभव करोगे। सर आपने कल जैसे सर सुख बताया कि दुखात्मक इस की बात। हाँ, जैसे सर बताया कि कल ये उप सर विदेशी विदेश से सर जैसे हुआ कि उप विदेशी के आधार पर सर देखे तो ये क्या ये भाषा नहीं आ रहा है कि जैसे यूनान इनको बोल लो, जयशंकर, यूनान, हाँ ठीक है। हाँ हाँ इनकी भाषा तो थी तो ये पिछले जयशंकर इसलिए बेहतर हो गए सर। निम्बो ठीक है। थोड़ी थोड़ा घबरा रहा हूँ सर। तो उसमें देखो इसलिए समझना। बेहतर। हाँ रिपीट। हाँ समझो, मैं बताता हूँ, आप फिर समझ के बताना। जैसे देखो, रिलेट करते हैं, ठीक है। नाटक हम समझ चुके हैं। आप पृष्ठभूमि या फिर कायाकल्प या फिर एक आधार, जैसे कसौटियों के आधार पर चीजें बेहतर कैसे होती हैं। अभी तक जो उपन्यास लिखे गए, या तो कह ले जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, वो कसौटियों के आधार पर बेहतर है, या फिर उद्देश्य के आधार पर कि उसमें या फिर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। पर जरूरी नहीं है कि आपने पहला ही उपन्यास लिखा, पहले ही उपन्यास में आप संवाद योजना के स्तर पर उच्च स्तर पर पहुंच गए, या फिर संवाद योजना के स्तर पर परिपक्व हो गए, ठीक है। तो वैसा ही आप देखोगे आ, वहां पर कि जो उपन्यास है प्रेमचंद के, या फिर जो नाटक है जयशंकर प्रसाद, तो दोनों में लगभग समान समानता है, और समान समानताओं के कारण ही नामकरण होता है। तो अभी हम सिर्फ नामकरण की बात करते हैं, कैसा नाम दे ही क्यों दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल को अगर निबंध के लिए नामकरण उनका ले लिया जाता है,
या फिर आलोचना के लिए हम प्रयोग कर लिया था। अभी तक कविताओं में ये चीजें नहीं देखी थी हमने कि कविता लिखी गई तो उसको मैं बोल दूं कि तुलसी युगीन कविता, ऐसी चीजें नहीं थी। वो काव्य धारा थी कि उस काव्य धारा में वो चीजें सामने आती थी। लेकिन अब चीजें थोड़ी गहरी हुई और उन चीजों के गहरे होने के आधार पर वो थोड़ा और हुआ, जैसे सुधारवादी उपन्यास हो गए, मनोरंजन परक उपन्यास हो गए, ऐतिहासिक उपन्यास हो गए। प्रेमचंद पूर्व युग में तीन तरह के उपन्यास, एक सेकंड, तरीके के उपन्यास लिखे जाना शुरू हो गए। सुधारवादी और नैतिक उपदेशात्मक मतलब समझते हो कि आप सुधार करना, कि रास्ते से इंसान भटका तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बेहतर स्थिति में आ जाए, और या फिर उसका जैसे धर्म के स्तर पर सुधार हो, श्रद्धाराम फुल्लौरी का भागवती हो, या फिर राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू हो, बाल कृष्ण भट्ट का 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान मतलब जैसे अ, नायिकाएं तो 100 और सुजान एक। हे नहीं, नायक या फिर प्राप्त करने वाले 100 और सुजान मतलब नायिका केवल एक। तो ऐसी बातें थी कि आप जो चीजों में भटक रहे हो या फिर जिन चीजों में आप अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हो, उन भ्रष्टों को आपको बताया गया या फिर समझाया गया कि नहीं, ऐसा मत करो। तो पहला जो स्तर था प्रेमचंद पूर्व युग में, क्या था? सुधार करूंगा मैं। और सुधार का आधार आपको दिखेगा कि नारी के लिए सुधार हो गया, या फिर आप अगर रास्ताओं से भटक रहे हो, रास्ते से भटक रहे हो, उसके लिए सुधार हो गया। आप अगर जीवन में अलग हो रहे हो, जीवन के जो सार तत्व हैं उनसे भटक गए, आपका सार होना चाहिए कि आप सुखमय जीवन और परोपकार करो, लेकिन आपके हृदय में क्या है? भौतिकतावादी। तो उस चीज का सुधार होगा। ठीक। लेकिन एक चीज बताओ कि मैं सुधार सुधार कब तक बताऊंगा, जब एक टाइम पे मतलब 1882 से 1916 के बीच इंसान मतलब उसको कुछ मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन मतलब क्या? सर खेल एंजॉय सर, तो थोड़ा एंजॉय चाहिए, उसमें थोड़े एंजॉय, हंसी चाहिए, थोड़ी खुशी। देखो खेल तो, सुनो, खेल तो मध्य वर्ग के लिए थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि उसकी नाइन अभी भी देख लो 9 to 5 जॉब है, नौकरी है। तो मन बहलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? घर में बैठ के मोबाइल या टीवी पे फिल्में देख सकता है, या फिर कुछ और कर सकता है, या फिर अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कोई इंटेलेक्चुअल बुक या फिर उपन्यास वगैरह पढ़ सकता है। तो एक मनोरंजन के लिए कि मैं थोड़ा सा मन बहलाऊं, एक तो उपन्यास का आधार जरूर हुआ सुधारवादी। लेकिन अब जो मनोरंजन की है तो सुधारवादी चीजें आपके मन में गुदगुदी नहीं करेंगी या फिर आनंदातिरेक नहीं करेंगी। तो इसके लिए तिलस्मी या अय्यारी किस्म के उपन्यास, हैरी पॉटर आपने सुना है? हाँ सर, नाम सुना है। हाँ, तो हैरी पॉटर जैसे उपन्यास, जैसे चंद्रकांता संतति को आप बोलना चाहो हैरी पॉटर है हिंदी साहित्य का, तो हैरी पॉटर ही है। तो चंद्रकांता संतति होगा। थोड़ी चीजें हरफन मौला, हरफन मौला मतलब कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब एक इंसान जो बहुत कुछ चीजें कर सकता है। जासूसी किस्म की उपन्यास, जैसे कुछ भी सरकटीलास, जासूस पर जासूसी, बहुत ही अच्छी अच्छी उपन्यास जिनको पढ़ के मिलेगा भले कुछ नहीं, लेकिन वो जो आपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिताए हैं उसमें आपको आनंद आ गया। अब नई चीजें हो गई। तो इसमें जब सोचो रोमांच होगा तो जादू भी होगा, और जादू अगर है तो ये चीजें कल्पना आधारित होंगी या फिर कल्पना प्रधान आधारित होंगी। और लास्ट जो चीज है ऐतिहासिक उपन्यास, अभी तक आप उतना कुछ सोच नहीं पाए हो या फिर अभी आप उतना कुछ विचार नहीं पाए हो, तो आप क्या करोगे? जो पुराना आधार है, जैसे तारा हो गया, ठीक है, या फिर रजिया बेगम हो गया, आदर्श रमणी हो गया, वीरमणि हो गया, लालचीन हो गया, और बहुत से उपन्यास। उपन्यासों का आधार क्या बना? कि जो पुरानी कथाएं थी उन्हीं को मैं थोड़ा सा कल्पना के सहारे उसी इतिहास को बेहतर कर दूं। जैसे दिव्या, दिव्या उपन्यास वास्तव में अगर कहा जाए
तो ऐतिहासिक उपन्यास है जो अ, वर्तमान सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। तो एक स्तर पर तो अगर देखें तो बात भी वही है कि थोड़े कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन सोच के देखो पूरी तरह वो नहीं है। बौद्ध धर्म जरूर है, पर बौद्ध धर्म का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। दास व्यवस्था जरूर है, लेकिन दास व्यवस्था का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। पागल, मथुरा, उज्जैन, पुष्यदंत, बृहदर्थ सब हैं, लेकिन उनका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। इतिहास जरूरी नहीं है कि इन्होंने ये किया था, इतने महान थे, इनको ऐसे देखा जा, ये सब नहीं, बस उसका एक आधार। तो अगर बोला जाए कि अ, जो दिव्या है ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। तो ऐतिहासिक उपन्यास अलग चीजें होती हैं कि आप जैसे तारा समझ लो। तारा मान लो एक नायिका है, और उसी पर आधार बना के आप उपन्यास लिख दो कि ऐसा ऐसा उपन्यास, ऐसी ऐसी उसकी कहानी है, ऐसा ऐसा उसका जीवन है। या फिर मान लो भगवान राम है, तो राम के लिए आप उपन्यास लिख दो, तो वो बन जाता है ऐतिहासिक उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व युग में ऐसी चीजें लिखी जाती थी, या फिर ऐसी चीजें शामिल थी जिनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और यही बात है। इतना समझ गए, ज्यादा गहराई से समझना ही नहीं है प्रेमचंद पूर्व युग के। पर अगर कुछ और जानना चाहते हो तो बताओ। हाँ, ये समझ में आ गया सर। लेकिन एक मेरे को क्वेश्चन आता है सर, तो अगर उपन्यास लिखा जा रहा था, हिंदी कहानी लिखी जा रही थी, नाटक लिखा जा रहा था, तो यहाँ पर चित्रकला की जरूरत क्या थी, जैसे फिल्में की दुनिया के, क्योंकि उस समय ये विकसित हो चुका था, लेकिन इसको जरूरत क्यों थी सर? देखो, एक तरफ टाइपराइटर का विकास हुआ और दूसरी तरफ टेलीविजन का विकास हुआ। अब टेलीविजन तो इसलिए हुआ था क्योंकि ये संचार का माध्यम बन पाए, एक खबर से दूसरे स्तर तक खबर पहुंचाई जाए। लेकिन अब जो नाटक है, मान लो रंगमंच में खेला जा रहा है, अंग्रेजी साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में ओपेरा होता है, ओपेरा खेलते हैं या फिर प्ले करते हैं, नाटकों को प्ले बोला जाता है। तो प्ले करते हैं, तो प्ले को टॉकीज में जाके या फिर थिएटर में जाके देखना, और प्ले को घर में बैठ के देखना घर वालों के साथ, दोनों अलग अलग बात है। चीजें जब होने लगी तो उसी समय कैमरे का भी विकास हुआ। आप समझो, सब कुछ जो होता है ना, देश काल समाज की परिस्थिति के आधार पर ही होता है। अगर समझो कि किसी भी चीज का विकास हो रहा है और कुछ किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ठीक है। अब ब्लैक एंड नहीं, और शुरू से समझो, पहले जो था मूक फिल्म थी। मूक फिल्म मतलब कि बिना बोलने वाली फिल्म, केवल एक्शन पे। फिर समझ आया कि इंसान तो बोल सकता है, तो नाटक क्या जैसा सर। हम चलचित्र के, हाँ, नाटक जैसा, क्या हम चलचित्र के साथ ऑडियो डाल सकते हैं? तो ऑडियो वर्जन शुरू किया, रिकॉर्डर का आविष्कार हुआ होगा, टेप रिकॉर्डर बोल लो उसको। फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट था। तो सोचते हैं कि इंसान जब रंग बिरंगा है, बादल नीला है, धरती ब्राउन रंग की है, या फिर इंसान का भी अलग अलग कलर होता है, तो क्यों ना हम अलग अलग। फिर उसके बाद एक बड़ी टीवी। फिर सोचा गया कि क्या एक जब चिप ही है तो चिप को छोटा नहीं बनाया जाता। तो सारी चीजें विकास के क्रम में आती चली गई और सबका विकास होगा समय के साथ। जैसे वर्तमान समय में आप बोलो, जब मूवी बन ही रही है तो ये 2 मिनट की ब्लॉगिंग क्यों करते हैं लोग? तो वही बात है, समय के साथ हर इंसान या फिर हर चीज का विकास होता रहता है। वो एक समय की मांग है, जो क्या बोलते हैं, परिवर्तन संसार है मूला, परिवर्तन ही संसार का मूल है। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाओ किसमें, प्रेमचंद युग में आ जाओ। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट बना, प्रेमचंद युग जो टाइम पीरियड था, तो प्रेमचंद ने पहले तिलस्मी, अय्यारी, एक तिलस्मे होशरुबा करके उपन्यास था, जिसके 17 भाग थे, और हर भाग में लगभग 2-2 हजार थे। तो अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 17 दूना 34 हजार पेज केवल उस उपन्यास का पढ़ लिया। पढ़े उन्होंने और भी सैकड़ों उपन्यास पढ़े, लेकिन जो तिलस्मे होशरुबा है, केवल उसी उपन्यास की ऐसी चीज है।
अरे पहले जो था तो ऐसे उपन्यास लिखे जाएंगे कि इंसान जो है बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें हैं, तिलस्मे होशरुबा, दिलरुबा, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन जब प्रेमचंद के टाइम पीरियड पे आओगे तो उनको समझ आया कि उपन्यास को एक नई पृष्ठभूमि। शुरू शुरू में तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, समस्याएं उठाना शुरू किया। समस्याएं उठाना मतलब 1916 से 1936 तक उन्होंने उपन्यास लिखे। सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। तो शुरू शुरू में उनका मत था कि उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, मतलब यथार्थ हो फिर आदर्श के करीब जाए, ना कि आदर्श से आदर्श पर खत्म हो जाए। और देखो, एक बात है, प्रेमचंद बोलते हैं एक लेख में, एक पत्रिका में बोलते हैं, मुझे कोई हविस नहीं है कि मैं बड़ा मोटर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला या फिर बड़ा नाम और शौकत कमा पाऊं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं अगर समाज से जाऊं या फिर जब भी मेरा अंत हो तो मैं समाज को कुछ बेहतर चीज दे के जाऊं, या फिर मैं समाज का थोड़ा उत्थान करके जाऊं। यही चीज प्रेमचंद की विचारधारा है। तो इसी विचारधारा पर वो उपन्यास लिखना शुरू करते हैं। और जो चापलूसी उपन्यास है, अय्यारी कृष्ण के उपन्यास है, इस उपन्यासों की थोड़ी कमी हो जाती है, या फिर इन उपन्यासों का जो एक आधार है ये कम होना आरंभ हो जाता है। और प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग आप 20 साल का टाइम मानो। और प्रेमचंद युग में जैनेन्द्र भी हैं, जयशंकर भी हैं, और भी रचनाकार हैं। तो इस युग में अब उपन्यास आदर्श से यथार्थ तक, और या फिर लास्ट लास्ट तक कहें, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद तक जाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी चीजें हमको दिखती हैं। ठीक है। हालांकि प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में हम थोड़ी चर्चाएं और कर लेंगे जब हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे। ठीक है। अभी उतना ज्यादा गहराई में नहीं जाते, नहीं तो गहराई में तो प्रेमचंद पे ही घंटे बिताए जा सकते हैं। ठीक है। जी तो सर। योगदान क्या रहा, योगदान क्या रहा होगा? तो सबसे बड़ा योगदान कि जो उद्देश्य है उपन्यास का ये बदला जाए। जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व केवल कितने कौड़ी का है, 2 कौड़ी का है। और विषय वस्तु परिपक्व हो जाए, संवाद के स्तर पर परिपक्व हो जाए, जो रचना है और रचनाकार है दोनों का दृष्टिकोण बहुत बेहतर हो जाए, शिल्प के स्तर पर चीजें बेहतर हो जाएं, पात्रों के स्तर पर पात्र को आप पकड़ के मत चलो, पात्रों के स्तर पर आप थोड़ा और गहराई उसको प्रदान करो, भाषा के स्तर पर, घटनाओं के स्तर पर, हर स्तर पर आप उपन्यास को बेहतर करो। अब जब बात आएगी प्रेमचंद पश्चात युग की, थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं। प्रेमचंद पश्चात युग की बात आती है तो अब टाइम पीरियड बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, ऐतिहासिक परिवेश बदला, जरूरतें बदली, या फिर हर स्थिति बदली। जैसे अभी तक जरूरत थी आदर्शवाद, आदर्शवाद किस लिए जरूरत थी? इंसान पर अत्याचार हो रहा है तो आदर्श की जरूरत पड़ेगी। या फिर समाज में एक वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, वर्ग मतलब किसान वर्ग, महिला वर्ग, वैश्या वर्ग, मनुष्य को ले लो, या फिर और भी बहुत से वर्ग। तो जितने भी वर्ग हैं तो उन वर्गों पर समस्याएं आए तो उनके लिए उपन्यास लिखा जाए। लेकिन हम अभी किस बात की समस्या की बात कर रहे थे? अभी हम समस्या सामाजिक आधार पर बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इंटर करते हैं प्रेमचंद पश्चात जो, तो ये समस्या कैसी होती है? मनोविश्लेषणवादी समस्या, या फिर समस्याओं का आधार थोड़ा और जटिल मनोवैज्ञानिक स्तर पर चला जाता है। जब हम उपन्यास थोड़ा और देखेंगे ना तो हम बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे कि मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, लिबिडो क्या है, ये फ्रॉयड जैसे, कहाँ से फ्रॉयड को हम क्यों ही माने कि फ्रॉयड ने ऐसी चीजें, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है बस एक ऊपरी भाव को समझ लेना कि उपन्यासों का आधार किस स्तर पर प्रेमचंद पूर्व युग से चंद पश्चात युग तक जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब आपको नए नए प्रकार के लेखक भी दिखने मिल जाएंगे। अभी तो क्या होता था, एक
लीक बनती थी मतलब जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे प्रेमचंद लिख रहे हैं तो उनके पीछे जयशंकर आए, या फिर उनके पीछे और भी लेखक आए। लेकिन अब लीक से हटना शुरू हुआ है। हर वर्ग अपनी अपनी समस्याएं पकड़कर या फिर अपने अपने विचारधारा पकड़कर उपन्यास लिखना शुरू करता है। मनु भंडारी जो है वो मनोवैज्ञानिक चिंतन पर उपन्यास लिखना शुरू करते हैं। मानवीय वन की चेतना, जैनेन्द्र कुमार है, ये चीजें दिखाते हैं कि मनोविज्ञानी विश्लेषणवाद में नारी कितनी हीन भावना है। अज्ञेय जो है उनका दिखाना मानव के लिए हो जाता है, अस्तित्ववाद के लिए हो जाता है। और जो क्या बोलते हैं, भीष्म सहानी है, भीष्म सहानी के उपन्यास में अब जो देश का विभाजन है या फिर देश की विद्रोहताएं हैं, उसमें सिर्फ देश का विभाजन नहीं होता, मानव के मन का भी विभाजन होता है, उनका वो दिखाना होता है। जो रेणु है, तो रेणु के उपन्यासों की विशेषता आंचलिक उपन्यास होती है। तो हर उपन्यासकार, हर उपन्यास अब अपने आप में एक अलग विशेषताएं धारण किए हुए रहे और एक अलग चीज आती है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। तो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास मतलब पुरानी जो कहानी थी, पुराना जो आधार था, पुराने आधार में नया पंडाल के वर्तमान समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी चीजें दिखाना ऐतिहासिक व पौराणिक समस्याओं को पास। फिर अगला जो स्टेप आता है समकालीन उपन्यास। समकालीन उपन्यास में मतलब कि एक जी एक इंसान की जिंदगी या फिर मनुष्य जो कभी मनुष्य ना बन पाए, या फिर बहुत सारी सूचना क्रांति के दौर में भूमंडलीकरण के आधार पे सांप्रदायिकता के दौर पर इंसान कैसे, दो इंसान है मनुष्य, उसमें रक्त एक ही है पर नाम के आधार पर बढ़ जाता है। वृद्धावस्था मतलब परिवारों के टूटने पर, स्त्री पुरुष संबंध के टूटने पर, राजनैतिक उपन्यास और यथार्थता के करीब जाता जाता ही पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें हमको उपन्यास में दिखना आरंभ हो जाती है। ठीक है। सर कहने का मतलब है तो ये सर कहने का मतलब है कि हम्म, उपन्यास को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। साम्प्रदायिकता, मार्क्सवादी के आधार पर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर, राजनीति के आधार पर, स्त्री प्रेम के, स्त्री के आधार पर, ऐसे ऐसे देखो देखो अभी क्या दिक्कत है, मान लो थोड़ा पीछे चलते हैं, 1780 में चलते हैं। ठीक है। अभी क्या दिक्कत है, या तो राजा लीग से हट जाएगा, या तो राजा भोग विलासिता में पड़ जाएगा, या तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। बस सिर्फ इतने आधार हैं। समाज बदला, टाइम पीरियड बदले, चीजें बदली, भूमंडलीकरण आया, भूमंडलीकरण मतलब क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ। लोगों का एक दूसरे के आधार पर, जो यहाँ पे है पाश्चात्य नहीं है, पाश्चात्य में है यहाँ पे नहीं, आधार बदले और आधार व्यापक होते गए। जैसे आंसर राइटिंग भी करते हो ना, एक आधार पे नहीं लिखते हो, उसमें व्यापक मायना दिखाते हो। तो व्यापक मायने बदले, और इस चीज को समझ लेना कितना जरूरी था। सिर्फ हम उपन्यासों को नहीं समझा, हमने एक सामाजिक परिवेश को भी समझ लिया है कि जैसे जैसे प्रगतिवादी, अगर हम कविताओं में हैं, प्रगतिवादी मतलब कि समाज की प्रगति होगी, ठीक है, सुधार होगा। तो उस कविताओं के क्या लक्षण होंगे, सुधार के। प्रयोगवादी, प्रयोग करेंगे कविताओं में नए तरीके के प्रयोग, उसमें मनोवैज्ञानिकता, उसमें फूहड़ता का हट जाना, या फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी। तो इसको समझ लेना आप जरूर। अब हम जल्दी से क्या खत्म करेंगे, छायावाद खत्म करेंगे और कविताओं के लक्षण खत्म करेंगे। के साथ जो तीन लेखक हैं और रचनाकार, उन रचनाकारों को खत्म करेंगे, फिर लगभग 30-40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर कोई डाउट हो तो तो पूछो। नहीं सर, ज्यादातर तो समेट ही गया है। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने जो कवि है, ज्ञानेंद्र चंद्र हो गए, ये सर इतने यहाँ पर छोटे छोटे अर्थ में उसको भाव को बताने का प्रयास किया कि ये कवि कैसे लिख रहे हैं, उनकी क्या अर्थ है, मैंने कैसी विचारधारा है उस कविता में, वो क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सर उनकी कहानियों के उपन्यास को क्यों छोटा छोटा में करके दिखाया गया है, क्योंकि ऐसे उपन्यास पढ़ जाए तो बहुत ज्यादा उपन्यास हो जाएंगे। देखो, पहली बात, छोटा इसलिए है क्योंकि ये केवल पेपर वन में, पेपर वन में किस कारण है,
जैनेन के उपन्यास नहीं, उपन्यासकार जैनेन। उपन्यासकार जैनेन मतलब जैनेन की विचारधारा। अगर जैनेन के उपन्यास सिलेबस में होता तो इनके उपन्यास शामिल होते, या फिर भीष्म साहनी के उपन्यास होता तो होते। लेकिन क्या है, उपन्यासकार जैनेन के बारे में बताओ, उपन्यासकार भीष्म साहनी के बारे में बताओ, इसलिए छोटा छोटा। और सिलेबस बड़ा नहीं होगा, बस एक जो होगा ना कि बिखराव। आप जैसे एक ये विचारधारा जान रहे हो, हालांकि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा पढ़ना उतना जरूरी भी नहीं। जी जी। ये चीजें हैं, जैसे आप सोच के देखो, मुझे क्या लगता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को ज्यादा शामिल नहीं किया गया, बल्कि कहानियों को क्या शामिल किया गया। जैसे अगर आपसे इंटरव्यू वाले ही पूछ ले, तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप अंतर्द्वंद में फंसे रहोगे, अंतर्द्वंद, या फिर आप मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा गहराई से समझोगे, तो जो आपको आपके सामने बाहरी समस्या है एक जिला अधिकारी के तौर पर, तो उसके उससे आपका मोह भंग हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, अंत में तो मरना ही है, तो हम क्यों ये सब करें, हम क्यों ही अ, हाथ पैर, जिंदगी में हाथ पैर डुलाना नहीं अच्छा, जीत, ऐसा कुछ करके, है ना। तो वही बातें होती हैं कि ज्यादा शिथिलता ना आ जाए, तटस्थता ना आ जाए, कि मनोवैज्ञानिक आधार पर आप चीजें समझो जरूर, इतना भी ऐसा नहीं है कि है नहीं। पर शायद मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इस कारण नहीं है अपने सिलेबस पे, पर शायद मुझे ऐसा लगता है उसको आप ज्यादा पढ़ोगे ना, तो आंतरिक गहराई में आप इतने अंदर चले जाओगे कि आपको बाहर की आग नहीं दिखेगी। तो इसलिए उनकी लाइनें बार बार फेमस होती दिखती हैं। जब अंतर्मन में आग लगी हो, उसको बुझाना या फिर उसको संप्रेषित करना अच्छा है, लेकिन जब अपने घर में आग लगी हो, फिर भी आप अपने अंदर बने हो, तो ये दिक्कत वाली बात। और वर्तमान समय में अपने घर में आग लगी हो, तो इस अंतर मन की आग को कम ही रखो तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, ये कारण हो सकता है। और एक बात सर इसमें समझ में आई उपन्यास पढ़ने से तो कि सर उपन्यास कोई ये किताब नहीं है, ये हमें चेतना देता है कि कैसे उस समय लोग रहते थे, कैसे विचारधारा से कैसे ऐसे उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते थे। यही सब है नहीं सर, मेरे अनुसार सर, गलत भी हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर अगर शुरू में जाओ तो सुधारवादीपन भी है। आ, मैं उनकी बात कर लूं, प्रेमचंद की, तो उनका कहना है मेरी कोई हविस नहीं है मोटर गाड़ी बंगला आदि ले लूं, मैं तो समाज का उत्थान करना चाहता हूं। तो एक आधार ये भी है, जैसे एक होता है ना कि आईना देखकर तसल्ली हुई, मुझे घर में जानता है कोई। मतलब अगर आप आईना देखोगे, यथार्थता क्या है, एक तरह से आईना है। अगर आप आईना देख लोगे तो आपको आपकी कमजोरियां दिखेंगी, और जब आपको आपकी कमजोरियां दिखने होती, जैसे एक बहुत ही बड़ी बात है दुष्यंत कुमार त्यागी की कविता, राह में खड़ा हूं अंगारे लिए, कोई मुझे मेरी तासीर बताए। मतलब अगर मुझे कोई बता देगा कि मैं इसलिए हूं, या फिर अगर कोई मुझे बता देगा, जैसे एक चीज बोलते हैं ना कि अपनी ताकत जानने से पहले अपनी कमजोरी जान, तो यथार्थवाद का यही मतलब होता है। अगर आप नारी के प्रति खराब व्यवहार रखते हो, तो देख लो, नारी के प्रति खराब व्यवहार रखना ऐसा पूरा पूरा होता है, या फिर ऐसी पूरी जिंदगी होती है। तो वो 300 400 पेज में पूरी जिंदगी दिखा देना मनुष्य को थोड़ा बेहतर कर देता है। तो इसीलिए उपन्यास भले समाजवादी, भले सुधारक दृष्टि के अब नहीं लिखे जाते, बट एट द एंड इंसान सुधरता ही है आईना देखकर, और यथार्थता एक तरह से, और कहें साहित्य, साहित्य आईना ही है। तो ये कारण है। ठीक है, जी सर। चलो इसमें तो सर ठीक है, फिर कल। हाँ, जी सर, तो ऐसे पूछो। कहे तो सर सर कहने का मतलब कि हिंदी साहित्य कोई साहित्य नहीं साहित्य मानेंगे, लेकिन सर अब देखें तो ये तो हिंदी साहित्य हर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, हर तरह, जैसे भाषा के आधार पर, उपन्यास के आधार पर, कहानी के आधार पर, ये हमेशा समाज को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। मान सकते हैं सर कि नहीं? हाँ, वो साहित्य ही होता है, साहित्य का मतलब होता है साधन हित, मतलब समाज का हित। सबका तो है। यही है, आप जितना भी देखोगे ना,
शंकराचार्य देख लो, हित चित की दो थोन गिरानी, या फिर कबीर देख लो, माया मुई न मन मुआ, तुलसी देख लो। आपको हर जगह वो सारी चीजें दिखेंगी, तो इस कारण ऐसा। ठीक है, कल हम छायावाद करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।